नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरे के पीछे मकसद क्या था? क्या ईरान पाकिस्तान से परमाणु तकनीक लेना चाहता है? इसको समझना होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, क्या वो भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा है? भारत अमेरिका संबंधों का क्या होगा? और अगर चीन के साथ भारत का टकराव हुआ तो क्या अमेरिका मदद के लिए सामने आएगा? और टू फ्रंट वॉर के लिए भारत कितना तैयार है? कुछ ऐसे ही सवाल जिनका जवाब तलाशने के लिए आज हम कैप्टन अनिल गौड़ जी के पास चलेंगे। उनसे ही इनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। 3 दिन की उनकी यात्रा थी, लंबी मुलाकातें हुई, लेकिन क्या बात हुई इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ईरान और इजराइल के संबंध किस तरफ जाएंगे? क्या एक बड़े टकराव की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है? भाई, अमेरिका क्या मिडिल ईस्ट में कमज़ोर पड़ता जा रहा है? और अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में कमज़ोर पड़ेगा और चीन मजबूत होगा तो फिर इसका असर भारत के ऊपर क्या होगा? ऑकस को लेकर, क्वाड को लेकर चर्चा बहुत तेज है, खासकर तब से जब से ये खबर सामने आई है कि जापान जो है वो ऑकस का सदस्य बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल कि भारत क्यों नहीं चाहता कि क्वाड मिलिट्री अलायंस बने? क्या भारत अपने दम पर चीन का मुकाबला या कहें टू फ्रंट वॉर चीन और पाकिस्तान के साथ कर सकता है? कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशने की कोशिश होगी। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैप्टन अनिल गौड़ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सर समय देने के लिए। अनिल गौड़ सर, बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है, लेकिन शुरुआत मैं पाकिस्तान के साथ ही करना चाहूँगा। जिस प्रकार से ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने मुड़कर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, फिर 1 महीने के अंदर अंदर ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच गए। 3 दिन की उनकी यात्रा थी। क्या इसका मकसद था सर? देखिए, ईरान और पाकिस्तान का एक बीच में जो कैटलिस्ट है जी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैटलिस्ट कौन है? वो कैटलिस्ट चीन है जी। देखिए, चीन का जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर वो बहुत बड़ा है जी। क्योंकि चीन को 2-3 बातें हैं। एक तो इनका जो वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव था, ओके, वो जो चीज़ है वो आप देखिए, उसका जो वो चला रहे थे कि वहाँ से सीधा यूरोप में माल जा रहा है, उसके खिलाफ अगर आप, मैं कहूँगा उसके विपरीत जो है जी। हिंदुस्तान ने एक प्रपोजल दिया, ठीक है। एक तो वो चीज़ आ गई जी, जो इजराइल के थ्रू होके फिर सीधा ग्रीस जाएगा और ग्रीस जी, से जी, वहाँ जी। से। और मज़े की बात यह है कि अडानी जी जो है वो उनको उसके पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए। वहाँ पे उन्होंने दिया तो ही वाज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, ग्रीस में भी और यहाँ पे भी, इजराइल में भी। तो ये चीन को जो लग रहा था कि जो मेरा एक पोजीशन है यहाँ पे वो ज़रा कम हो जाएगी। ओके। अब पाकिस्तान के साथ उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके अंदर उसने इतने बिलियन डॉलर को 26-30 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं उसके अंदर, सिर्फ इसके लिए कि वार्म वाटर पोर्ट मिल जाए उसको। बिल्कुल साहब। अब उसके साथ में चाबार पोर्ट बन रहा है। अब दूसरी बात यह है कि वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो ये हमने जो अपना इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको चलाए। ओके। चीज़ ये है, अब उसके लिए क्या करना है उसने। देखिए, जो इजराइल जो सॉरी पाकिस्तान और ईरान के बीच में हुआ जी, वो लाजमी था क्योंकि इनकी कोई दोस्ती नहीं है आपस में, क्योंकि इनके साथ ये चलता रहा है, क्योंकि इनके बॉर्डर स्क्रिमिनेश वगैरह चलते रहे हैं। ठीक है। बट अब क्यों इनकी विजिट थी? विजिट इसीलिए थी क्योंकि चीन ने उनको कहा, भैया उससे पहले अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं, चाइनीज़ जो प्रीमियर है और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वगैरह यहाँ का दौरा करके आए मिडिल ईस्ट का सारा। जी जी, ठीक है नहीं? तो उसमें उसके अब उन्होंने कहा भाई आप ज़रा अपना करिए इसको और सेट करके, क्योंकि इसमें और एक चीज़ है जो बड़ी हिडन चीज़ है। देखिए, ईरान जो है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो तैयार करना चाहता है। ओके। अब उसके अंदर पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी किसके पास है? चीन के पास है। चीन डायरेक्ट तो देगा नहीं। ठीक है। जब पाकिस्तान को देना था तो चीन ने डायरेक्ट नहीं दिया, नॉर्थ कोरिया के जरिए आया जी। क्योंकि अगर चीन डायरेक्ट देगा तो कल को वो यूनाइटेड नेशन में तो वो सीधा का सीधा वो कट कर में खड़ा हो जाएगा जी। तो इसीलिए अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जरिए ईरान चला जाएगा वो,
और ये आप देखना अभी आने वाले दिनों में ईरान का जो अभी उसका, क्योंकि अभी तक उनका जो उनके पास फिसल ग्रेड यूरेनियम वगैरह सब कुछ है, बट उनका बॉम्ब बनाने की टेक्निक पूरी नहीं है अभी जी। तो वो जो है पाकिस्तान से ईरान को मिल सकती है, वो चीन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान मिल सकती है, ये चीज है। और जो यही चीज है बेसिकली, ये क्यों इनकी आपस में ये हो रही है, ये दो बातें जो है, एक तो ईरान का न्यूक्लियर जो है, और दूसरा उसका जो पाकिस्तान चाइना सॉरी ये जो चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वाला, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हिंदुस्तान का जो प्रपोजल है उसको शेल्व करने के लिए ये सारी बातें एक पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। लेकिन क्या जिस प्रकार से जैश अल अदल है, बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो लगातार दोनों को तंग कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर लगाम लग पाएगी इस यात्रा के बाद? रईसी और शहबाज शरीफ में कोई बात हुई होगी? देखिए, ये जो लोग हैं, अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो तो फ्रीडम फाइटर हैं, वो कहते हैं जी बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब इंडिपेंडेंस मिला हिंदुस्तान के पूरे सब कॉन्टिनेंट को, तब वो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, बट बिकॉज वो हमारा जो उस टाइम जो था, जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसमें था कि भाई कॉन्टिग्यूटी चाहिए। अब उसकी कॉन्टिग्यूटी नहीं बनती थी हिंदुस्तान के साथ में। अगर उसकी कॉन्टिग्यूटी बनती तो मैं 100% श्योर बलूचिस्तान हिंदुस्तान के अंदर होता, बट क्योंकि कॉन्टिग्यूटी नहीं थी इसलिए हिंदुस्तान को रिफ्यूज करना पड़ा। बिल्कुल सर। अब वो पाकिस्तान की सुपरमेसी नहीं मानते, वो पंजाबी मुस्लिम को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने है जी। तो वो चलता रहेगा जी। उसमें मेरे को लगता नहीं है कि वो लगाम लगा सकेंगे। ये चलता रहेगा, क्योंकि उनकी फ्रीडम जो स्ट्रगल है वो चलती रहेगी। वो चाहे ईरान है चाहे पाकिस्तान है, ये चलता, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं ईरान को लेकर ही आपसे समझना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से ईरान ने एक एयर स्ट्राइक इजराइल के ऊपर की, इजराइल ने पलट के फिर एयर स्ट्राइक की, खबरें ऐसी भी आई, ईरान कहता रहा कि नहीं हमारे ऊपर छोटे मोटे ड्रोन दागे गए हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजें बता रही थी कि उनका S-300 तक जो है इजराइल ने तबाह कर दिया और ईरान को पता नहीं चला कि कौन सी वो मिसाइलें थीं। ईरान और इजराइल की इस टेंशन को हम कैसे देखें सर, किस तरफ जाए? देखिए, ईरान का मकसद बड़ा क्लियर है। ओके, दे डोंट वांट इजराइल ऑन द फेस ऑफ अर्थ, सिंपल। ओके, कोई उसमें दो राय नहीं है जी। अब उसको मिटाने के चक्कर में, इसलिए आप देखिए जो इन्होंने किया हमास का और जो बाकी सारा का है, हिजबुल्लाह और सारे को जो तैयार किया है, इसी ने तैयार किया, ईरान ने ही तैयार की है कि भाई ये प्रॉक्सी वॉर चलती रहे वहाँ पे उसके साथ में। पर अब जब अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ और जिस हिसाब से इजराइल ने इनके खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ की, तो इसलिए वो अब ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर ईरान जो कहता है कि देखिए जी हमारा दमास्कस में जो हमारी वो था, जो हमारी एम्बेसी थी, उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया, हमारे जो 2 लीडर मार दिए उधर, इसलिए उन्होंने अटैक किया। बट एक चीज़ मैं देखिए, इसमें वो कहते हैं ना हर बादल की सिल्वर लाइनिंग होती है, इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है? देखिए, उसकी जो रॉकेट्स, उसकी जो मिसाइल्स, उसके जो ड्रोन से वो किसने तबाह किए? सऊदी अरेबिया ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, कि मतलब कि आप हम जब अभी तक तो ये देखते आए कि जी ये सारे अरब मुल्क जो है ये इजराइल के खिलाफ है जी। किसी को ये इल्म नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर ये हुआ। अब आप देखिए, ईरान का अटैक एक और रीज़न है, ये जो हमास का भी अटैक जो इसने करवाया और जो है, क्योंकि जिस हिसाब से कतर के साथ में इजराइल के रिलेशन बन रहे थे। और आपको पता है वहाँ कतर जो है एक ऐसा मुल्क है जो ये सारे जो है कट्टरवादी जो है उनको सारा फाइनेंस करता है, उधर रहते भी हैं वो सारे। ईरान नहीं चाहता कि उसके साथ वो लिंक बने। ओके, ईरान नहीं चाहता कि इजराइल के, अब सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ तो हो गए अच्छे, चलो डिप्लोमेटिक, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे बने, क्योंकि अगर वो बन गए तो ईरान आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अमेरिका ने उसको आइसोलेट कर दिया हुआ जी, तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि इजराइल का, इसीलिए वो सारा कुछ हुआ। अब वो वहाँ पे अब क्या हो गया, एक वो कहते हैं ना, वो एक खिचड़ी सी हो गई है कि अमेरिका को भी नहीं पता लग रहा कि मैं क्या करूं जी, क्योंकि यहाँ एक्सिस बन गया है रशिया, चाइना, ईरान का है। अब उसके बीच में पाकिस्तान भी आ गया है, तुर्की भी बीच में घुसा हुआ है, बीच में अपनी एक वो टांग अड़ा के, क्योंकि एर्डोगन जो है वो अपने आप को कहता है मैं खलीफा हूँ, मैं तो पूरा
मुस्लिम ममालिक वर्ल्ड का मैं लीडर बनना चाहता हूँ, इसीलिए उसने हमास के जो है जो उसका जो लीडर है उनको भी बुलाया, बड़े उसके जी जप्पे वगैरह पाए आपके सामने है। मतलब ये तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्यों हो रही हैं? क्योंकि हर कोई अपनी पोजिशनिंग कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की कोशिश या मुस्लिम देशों का खलीफा, मुस्लिम देशों का। लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या ईरान जो है जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों को हासिल करना चाहता है इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सऊदी अरब की बादशाहत को और टर्की को टक्कर दे रहा है और बता रहा है कि नहीं अब मैं यहाँ पर राज करूँगा? पॉसिबिलिटी है? अभी तक तो देखिए जो उनका है बेसिकली इजराइल इज द मेन टारगेट। ओके, क्योंकि ये शिया मुल्क है, बिल्कुल, वो बाकी सुन्नी है जी। तो वो अभी वो उसमें नहीं जाना चाहता कि जी मैं इनके साथ लड़ लूँ, क्योंकि होगा फाइनली जो आप बात कह रहे हैं होगा वही। क्यों? क्योंकि लेकिन न्यूक्लियर हथियार आ जाएंगे तो ईरान अपने आप में फिर वो होता ना जो पावरफुल हो जाएगा, वो कहेगा जी अब मेरे पास तो आ गया जी। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इजराइल को ये इल्म न हो गया कि ये अपने बनाने लगा है, आप देखना उसी दिन इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर देनी है, इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी सारी तबाह कर देनी है। और वही दुनिया को डर है। अगर आप देखेंगे जो अभी जब इसने ईरान ने इतनी स्ट्राइक्स की, ये जॉर्डन सीरिया और जॉर्डन और इजिप्ट वगैरह क्यों उनको डर यही है कि अगर ये स्ट्राइक्स कामयाब हो जाती, इजराइल की रिटेलिएशन जो ईरान के साथ होनी थी वो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में ले जाती। ठीक, उसने सीधा अटैक उसका था कि उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसकी और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वगैरह सारा तबाह कर देना था, क्योंकि आपको पता है इजराइल जब काम करता है वो फिर कुछ नहीं देख। लेकिन इस स्थिति ये जो हालात है ये भारत के लिए भी तो चिंताजनक होने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका कमज़ोर होता है और चीन एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के सामने आता है, जो दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले सालों में ऐसा होगा, तो भारत और चीन की जो टेंशन है तो भारत के लिए ज़्यादा चिंताजनक होगा चीन का सुपर पावर के तौर पर तेज़ी से आगे बढ़ना। देखिए जहाँ तक चीन का सवाल है, भारत के साथ में हमारी टेंशन तो शुरू से ही है, आपको पता है। तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब भारत उसको काउंटर करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें चीन के साथ जो है वो है इकोनॉमिक जी। जो हमारे जो रॉ मटेरियल वगैरह है और जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि पीछे की पॉलिसी ऐसी रही कि लोग सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल, ठीक है नहीं। और ये सस्ता आ रहा है, जैसे अब ये हमारी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप ले लीजिए, उसके जो रॉ मटेरियल है वो मैक्सिमम वहाँ से चीन से आ रहा है। तो जब तक आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे तो ये तो चलता रहेगा जी। अब कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पॉलिसी बदलनी शुरू हुई। आपने देखा किस हिसाब से 10 साल से पॉलिसी बदलते गए, टाइम लगेगा उसको। बट हिंदुस्तान जो है चीन को काउंटर करने के लिए खुद व्यापार घाटा फिर भी लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये देखिए ये हमारी अपनी प्रॉफिट है। वही हाल जो अमेरिका का हुआ ना, बिल्कुल। देखिए अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, सारे ने चीन भेज दिया। चीन ने उसका क्या फायदा क्या लिया? मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे पर वो टेक्नोलॉजी भी अपने इधर एब्जॉर्ब कर ली। बिल्कुल सर। आज वो खुद करता है, आपकी जरूरत नहीं है उसको, देखो ना। बिल्कुल। तो यही चीज़ है हिंदुस्तान के साथ भी। अभी ये सारे उधर से भाई हम एक अच्छे भले फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर थे, हमने छोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ सस्ता मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा बुक हो रहा है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी अब ये देखना कि भाई किस हिसाब से इसको कंट्रोल करके वहाँ पे एटलीस्ट अभी जैसे इन्होंने किया, जो टॉयज़ वगैरह जो आते थे वो छोटे, वो चीज़ें थोड़ी बंद की हैं उसके, पर अभी पूरी हुई नहीं है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल बंद कर दी, ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो फले पूरे। इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होगे तभी आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। देखो ना, जब आपकी जेब में 4 पैसे नहीं होंगे, आप तो हथियार कैसे बनाओगे? कैसे आप बताओ। देखिए ना, आप कहें जी मैंने तेजस बनाना है, मैंने अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है, या आपने आर्मामेंट बनानी है, आपके पास पैसे नहीं होंगे उसको बनाने के लिए, कैसे करोगे आप? कैसे फिर आप बहेंगे वहीं फिर। तो इसीलिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए उनको चीन का इम्पोर्ट जो है वो बंद करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। जैसे भी है अभी हमारी इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री है, हमारी माइक्रो इंडस्ट्री है, MSME है, सारे हैं, उनको प्रमोट। लेकिन वक्त लगेगा इसको, क्योंकि वो सोच भी विकसित करनी होगी हमें लोगों के अंदर भी, और वक्त लगेगा कि वहाँ से इंडस्ट्री आए, उनका सेटअप हो। लेकिन एक पॉइंट और कि हम इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें कि 1 महीने में 4 बार चीन अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा ठोक रहा है। खबरें ऐसी आ रही है कि भूटान डोकलाम को लेकर चीन के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे
LAC के उस पार कोई बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है? देखिए, चीन की पॉलिसी बड़ी क्लियर है जी। वो कहते हैं ना, सलामी स्लाइसिंग वाली बात है। ओके। अभी इसने, आपने देखा कि बॉर्डर के साथ साथ उसने सारे विलेजेस डेवलप कर लिए, बिल्कुल सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। अब उसको आप रोक तो नहीं सकते। जी जी। उसने डेवलप कर लिया। हमारे प्रॉब्लम ये थी कि हमारे बॉर्डर छोड़ के हमारी सड़कें नहीं थी वहाँ पे अभी तक जी। क्योंकि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी थी वो कहते नहीं इधर नहीं डेवलपमेंट करनी, क्योंकि अगर की तो चीन इस्तेमाल कर लेगा। तो जब वो सोच थी, अब जाके वो बननी शुरू हुई हैं, अब जाके जो है हमारे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हिंदुस्तान बड़ा क्लियर है उसमें। अब भूटान वाला जो है ये डोकलम का है और जो हमारा चिकन नेक का एरिया है उसके ऊपर भी हिंदुस्तान की पूरी नज़र है। उसके ऊपर भूटान के साथ में भी पूरा है उनके, कि उनको ये है कि जो जिस हिसाब से वो कोशिश कर रहा है कि वो डोकलम का जो सारा वो है अपना ये प्लेटो जो है वो अब क्लेम करता है अब मेरा है, ताकि वो चिकन नेक एरिया के ऊपर कंट्रोल कर सके। वो सारा का सारा होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के और भूटान के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। और ये एक बड़ी क्लियर बात है, कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंदुस्तान भूटान के लिए खड़ा भी होगा। हमारी फौज जो है उसको प्रोटेक्ट करने भी जाएगी, कोई उसमें दो राय नहीं है, उनको भी पता है। पर कोशिश यही है कि भाई इसको डिप्लोमेटिकली ही उसको बंद करें। अब चीन की प्रॉब्लम क्या है, चीन देखिए उनका क्या है कि वो कहते हैं ना, रिपीट अ लाई 1000 टाइम्स। जो गोबल्स की थ्योरी थी, रिपीट अ लाई 1000 टाइम्स, सम पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट टू बी द ट्रुथ। वो हिसाब है। और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा कब का है भाई, वो जी पता नहीं वो कौन से कागज निकालते हैं जी ये उस टाइम। अगर वो हिसाब है तो फिर जापान कह सकता है कि चीन तो हमारा है, बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम पे जापान पूरा चीन के ऊपर हावी था, कॉन्कर किया हुआ था उसने। फिर तो ये बात है ना, बड़ी विडम्बना वाली बात है ये। जी जी। एक पॉइंट और है कैप्टन अनिल गौड़ सर, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। मौजूदा दौर में हम अमेरिका के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, खासकर उस वक्त जब अमेरिका लगातार निज्जर या पन्नू की हत्याकांड के बाद आपकी देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा हो। कितना ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर इंडिया कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता जी। मेरा तो मानना बड़ा क्लियर है। लेकिन बिना अमेरिका के ट्रस्ट किए, अमेरिका को साथ लिए आप चाइना का काउंटर भी कैसे कर पाएंगे? देखिए, ट्रस्ट करना एक और चीज होती है, साथ लेना कुछ और होता है। ठीक है नहीं, हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना इंटरेस्ट रखेगा सबसे आगे जी। हिंदुस्तान, अब जैसे हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब ने, उन्होंने एक अपनी छवि एक ऐसी बना ली है कि वो अमेरिका को उनकी ज़रूरत पड़ रही है जी। एक देखिए, ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई है एक हिसाब से कि अब अमेरिका को उसकी जरूरत पड़ रही है। क्यों वो चाहते हैं जी, वो उधर यूक्रेन के उसके अंदर भी, क्योंकि उनके रशिया के साथ भी बड़े अच्छे, पुतिन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जेलेंस्की के साथ भी। तो कहते हैं जी आप जरा इसके अंदर मीडिएटर करो, ये करो वो करो। पर उसके लिए जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बड़ा क्लियर है कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। अब वो क्वाड के अंदर चाहते हैं कि अमेरिका हमारा जी मिलिट्री हो, सारा कुछ हो। हिंदुस्तान नहीं चाहता वो। क्यों? उसको पता है। देखिए, क्वाड एक है, थ्रेटन कौन हो रहा है? चाइना। और कल को अगर चीन के साथ हुआ, मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका वगैरह आएंगे इधर मदद करने के लिए। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि ठीक है जी हम आपको सामान समूह दे देंगे जी, लड़ो आप ही। वो नहीं चाहते। अमेरिका से अब G414 इंजन भी खरीद रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन्स भी आपके पास आ रहे हैं। कब तक अमेरिका की तकनीक पर हिंदुस्तान निर्भर रहेगा? क्यों नहीं हम खुद की तकनीक पे काम करते हैं? इसके लिए देखिए, ये मैं तो बार बार एक चीज़ कहता हूँ, देखिए हमारे जो DRDO था और जो हमारे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो 60 साल में ये बजाय इसके कि ये तरक्की करते, ये वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो गए। इसीलिए आप देखिए, जब World War II हुआ तो हमारे इधर कितने 135 आर्मेंट फैक्ट्रीज थी जो सारे आर्म दे रही थी अलाइड फोर्सेस को। पर वही जो है बंद हो गया काम सारा। क्यों बंद हो गया? क्योंकि एक वो पब्लिक सेक्टर कल्चर बीच में आ गया कि भाई ठीक है तनख्वाह मिल रही है, किसी ने निकाल तो सकता नहीं कोई मेरे को, बट ठीक है मैं जाऊंगा उधर से, खत्म। रिसर्च R&D कुछ हुआ नहीं। जब भी कोई फौज कुछ कहती थी जी ये बनाना खरीदना, हम लोग कहते हम देंगे जी आपको, वो 4 साल लग जाते थे पर उसको बनता ही नहीं था। आपके सामने देखिए, हर चीज़ सामने है। पर अब जो है ये 10 सालों के अंदर चेंज आया है। अब ये 10 सालों के अंदर चेंज है। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया है इन्होंने PSUs का, जो उनको पसंद नहीं आ रहा। अब हॉल देख लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड देख लो, जो उधर मुश्किल से वो 4 या 1 2 4 जो बनाती थी जहाज़, अब वो
इतने जहाज के ऑर्डर अब वो नासिक के अंदर भी वो एक फैक्ट्री और लगाना चाह रहे हैं ताकि वो एयरफोर्स का जो है पूरा करे। अब जो फैन जो इंजन की है वो कावेरी इंजन जो हमारा उसकी चल रही थी बात, देखिए मेरे को एक चीज़ बड़ी विडम्बना लगती है कि अगर हम इतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है हम उसके अंदर सक्षम हो गए हैं, मार्च के ऊपर फर्स्ट शॉट में हम पहुंच गए हैं, इसका मतलब हमारा जो सारा जो बूस्टर है सब कुछ है, सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हम एक इंजन क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल, ये मेरे को समझ नहीं आया अभी तक नहीं समझ आया। तो अब उसके अंदर जो यही है कि ये जो G404 इंजन है जी, अब उन्होंने फ्रांस के साथ भी एक वो कर रहे हैं, इसका जो कोलैबोरेशन है उसके अंदर भी है, पर जी में भी जो है इंजन में वो बड़े चालाक हैं, वो उसके जो फैंस है ना उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, वो कहेंगे हम फैंस आपको सप्लाई करें, क्योंकि सबसे क्रूशल पार्ट उसके फैंस का होता है। ये जो जेट इंजन है उसके सबसे क्रूशल पार्ट उस फैंस का होता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जब वो चलता है उसके अंदर टेम्परेचर प्लस उसके जो पावर वगैरह सारा उसी के ऊपर निर्भर होता है। चलिए एक दो तीन पॉइंट और हैं जिन पे मुझे आपसे बात करनी है। खासकर भारत आजकल फ्रांस से बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, हम रूस से भी खरीद रहे हैं, जर्मनी से भी, साउथ कोरिया से भी। हर हथियार का अलग अलग कंपोनेंट पार्ट होता है, वो हथियार के अंदर उसी का पुर्जा लगेगा, उसी का गोला लगेगा। क्या ये जो मल्टीपल देशों से हथियार आप खरीद रहे हैं, जंग के वक्त कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए? एक भी सेगमेंट इधर से उधर हुआ तो मुश्किल ही पड़ जाएगा सर। देखिए बड़ा पॉइंट है सर, बहुत बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% यू आर राइट। इसमें ऐसा है कि जो हथियार हम खरीद रहे हैं वो स्पेसिफिक हथियार है। अब जब जंग के अंदर, अब जैसे अब एक मैं ले लेता हूँ जो लाइट वेट हाउसेज हैं जो हमने अमेरिका से लिए, वो स्पेसिफिकली थे किसके लिए? फॉर माउंटेन वॉरफेयर जी, ठीक है नहीं। अब हमें पता है उसकी डिप्लॉयमेंट माउंटेन वॉरफेयर में होनी, अब तो खैर हिंदुस्तान में भी बनाना शुरू कर दिया हमने उसको, तो उसका एमिनेशन वगैरह सारा उसके लिए है। जो बाकी है अब जैसे बोफोर्स था या दूसरे जो चीज़ें हैं उसका हमें पता है कि भाई ये इसका स्पेसिफिक वो चीज़ है। अब इसमें भी एक और मैं चीज़ बताऊं, देखिए आप जो कहते हैं ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो एमिनेशन मैन्युफैक्चर करती है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। अब वो मानते नहीं है कि जी एमिनेशन हमारा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी मेटलर्जी में प्रॉब्लम है। तो ये एक चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है हमारे को जी। अब जो हथियार हैं, आपकी बात सही है, अब देखिए राइफल नहीं बनती थी, अब वो एक जो है हमारी जो यूपी में अभी बनाना शुरू कर, एक भी यूनिट नहीं बनी है सर। मुझे लगता है उस पर नहीं बात करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी बनेगी ना वो तो सर 2019 से फैक्ट्री लगी हुई है, 2024 आ गया, लेकिन अभी तक सबसे चिंता की बात है कि एक भी AK-203 का निर्माण नहीं हुआ, जो मेरे पास अभी तक जानकारी है ना, जो जानकारी, क्योंकि रूस तैयार ही नहीं हो रहा है, पता ना जाने क्या कारण है, कई सियासी कारण हो सकते हैं। नहीं, वो यूक्रेन वाला ही चक्कर है सारा उसका, क्योंकि वो उसको अब जो है उसकी इंटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो गई है, क्योंकि हमारा देखिए ना S-400 भी जो था उसको भी डिले हो गया, क्यों? वो उसकी अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो गई उसकी, इसीलिए मैं क्योंकि S-400 की बात का आपने की तो एक पॉइंट मेरे जहन में और आ गया कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर S-400 को तबाह कर दिया। क्या भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना की तरफ से आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के लिए तैयार है? अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर दोनों तरफ से 500 मिसाइलें दाग देते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं सर? जिस प्रकार का हमला ईरान पे हुआ, जिस प्रकार का हमला हमास ने इजराइल के ऊपर किया था या ईरान ने इजराइल के ऊपर किया था, हम इंडिया कितना तैयार है? देखिए अगर इतना जो है, जो इसको कहते हैं ना, आप एक हिसाब से होती है कारपेट बॉम्बिंग, जिसके अंदर आप कहते हैं हवाई जहाज आता है वो बॉम्ब के छोड़ दो, यही हिसाब है मिसाइल्स के अंदर। एक लेवल होता है जितने को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो जी। जब उससे ज़्यादा आपका ओवरलोड हो जाएगा तो नेचुरली वो फेलियर हो जाएगा उसके अंदर। तो ये एक थ्रेट है, जब तक आप उस थ्रेट के लिए पूरा का पूरा तैयार नहीं होगे, और अभी हिंदुस्तान उसी तरफ चल रहा है जिस हिसाब से हमारी टेस्टिंग हो रही है जी। जो हमारे जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, आपने देखा रोज़ का एक ना एक हमारे टेस्ट हो रहा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं हम जी। जिस चीज़ के लिए अमेरिका ने 5-5, 7-7, 8-8 टेस्ट किए, हम फर्स्ट टेस्ट में कामयाब है जी। तो इसका मतलब वो जल्द ही हमारा सिस्टम आ जाएगा। मेरे को लगता है कि जब तक ये कार्रवाई, जब तक ये इस नौबत पहुंचेगी जी, उससे पहले हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये सारा वो इतना मजबूत, इंडिजीनियस जो सिस्टम है हमारा तैयार हो जाएगा।
ठीक सर, ये है। एक पॉइंट और बहुत चर्चा में चल रहा है, ऑकस और क्वेड को लेकर चर्चा बहुत जोरों से है। मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी आपसे समझ लूँ, अमेरिका चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए उसको फिलीपींस भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन भी चाहिए, जापान भी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान क्वेड को मिलिट्री अलाइंस नहीं बनाना चाहता है। इसका कारण बताइएगा, और क्या वाकई में हिंदुस्तान को ऐसा लगता है कि जब दुनिया के सुपर पावर को चीन का मुकाबला करने के लिए अलाइंस की ज़रूरत है तो हमें अलाइंस की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है इसके अंदर देखिए ऐसा है, इसको क्यों नहीं वो मिलिट्री अलायंस की तरफ ले जाना चाहता, क्योंकि उससे क्या है कि हिंदुस्तान के चीन के साथ जो रिलेशंस है वो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि चीन हमेशा ये सोचता है कि ये जो क्वाड बन रहा है ये इसको थ्रेटन करने के लिए बन जी। और एक हिसाब से अगर आप अमेरिकन सोच लें तो है भी वो, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है इसको बेसिकली चीन को वहाँ कंटेन करने के लिए कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उनको? हमें तो चलो हम जैसे थे या नहीं थे, क्योंकि हमारा इतना वो है भी नहीं, पर जितना है क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिना हिंदुस्तान के ये इंडियन ओशन रीजन जो है हमारा, बिना उसके ये नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान अभी बढ़ रहा है, देखिए अभी आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हिंदुस्तान ने डेवलप कर लिया, जी। तीसरे वाले का काम चल रहा है, तीसरे वाले का आपने सैंक्शन दे दी जी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम था जब आप दूसरे वाले के लिए नहीं दे रहे थे, अपने पहले कहा जी बनेगा ही नहीं, अब उसके लिए भी देखिए कितनी जद्दोजहद है, उसकी टेक्नोलॉजी जो प्लेट्स के लिए, स्टील के लिए, सब कुछ अब हो गया तैयार। अब फटाफट आप देखिए अब दूसरा वाला कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है अमेरिका ये भी सोच रहा है कि भाई इंडियन ओशन रीजन जो है अगर हिंदुस्तान ने संभाल लिया तो बाकी जगह जो है साउथ चाइना सी वो कर लेगा। बट जो मिलिट्री अलायंस है उसके अंदर मेरे को, जैसे आपने पहले भी कहा, कि मेरे को लगता नहीं कि अमेरिका आके हमारी मदद करेगा अगर चीन के साथ कुछ हुआ हमारा, या पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो मदद करेगा। आज तक हमने तो यही देखा कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा होगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है अगर चीन के साथ होगा वो चीन के साथ खड़ा, क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस इंटरेस्ट इतने हैं वहाँ पे। देखिए ना, जो पाकिस्तान, ये चीन का जो इतने जो सेकेंड इकोनॉमी पहुंची है वो कहाँ से पहुंची है जी। लेकिन ऑकस जैसे संगठन में आके आपको कई तकनीक मिल सकती है ही नहीं। ऑकस में हाइपरसोनिक तकनीक आपको मिल सकती है, न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी आपको मिल सकती है। हिंदुस्तान ऑलरेडी अपने बना रहा है ना। वी आर मेकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह हमारी तैयार हो रही हैं जी, आप देखेंगे जल्दी। इसके अलावा हम वी आर ऑल्सो, हम जो बहुत दुनिया में बहुत आगे पहुंच गए हम लेजर टेक्नोलॉजी में जी, लेजर गन्स के अंदर, जो इवन हाइपरसोनिक से अच्छा है, और जो हाइपरसोनिक को शूट डाउन करने के लिए भी ठीक रहेगी। ठीक है, ये भी है। नेटो प्लस पे भी विचार किया जा रहा है, क्या आप सोचते हैं कि इंडिया को नेटो की तरफ देखना चाहिए चीन का मुकाबला करने के लिए? देखिए, नेटो का सदस्य बनने से अच्छा एक, जैसे अभी है ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, वी आर अ नॉन नेटो मेन पार्टनर ऑफ अमेरिका। ओके, नॉन नेटो है पर अमेरिका की सारी चीज़ें आ रही हैं जी। मेरे को लगता है ये ज़्यादा अच्छा है बजाय उसको नेटो में जाने के, क्योंकि अगर आप एक बार नेटो में चले गए फिर अमेरिका अपनी वो उसके ऊपर करेगा कि नहीं जी आपने हथियार हमारे से लेने जी जी, ठीक है नहीं, फिर आप F-35 लेने पड़ेंगे, आपका तेजस जो है वो Mark 4, 5 वो सब रह जाएगा जी। ये चीज़ है ना, क्योंकि अमेरिका की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। नेटो है वो कहता है आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, मेरे से माल लो, क्योंकि इकोनॉमी अपनी बढ़ानी। नेटो में जाता तो फिर रूस और ईरान के साथ रिश्तों पर भी एक असर पड़ जाएगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमें जरूरत नहीं है उसकी ना, हम ऐसे ही ठीक है। देखिए, नॉन अलाइंड नहीं है हम जी, या मैं कहूँगा नॉन अलाइंड है अभी भी हम, कि ना हम इधर ना उधर, पर हाँ हम अपना देखते हैं। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा ना, जयशंकर जी ने कहा था ना, हमने अपना इंटरेस्ट देखना, बिल्कुल, कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट जहाँ है हम उस हिसाब से चलेंगे। तो ये बड़ा एक क्लियर कट मैसेज है कि भैया हम किसी कैंप में नहीं जाने वाले, हम ठीक है, हम एक एज ए इंडिविजुअल सब कॉर्डिनेट तो है ही, हम एक मैं कहूँगा सब पावर भी हैं हम, और आगे हम होने वाले भी हैं, तो हम उस हिसाब से अभी से ही बिहेव कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौड़ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। तो एक चीज़ सर ने बहुत अहम कही कि आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहा है, क्योंकि भारत को भी पता है कि आने वाले वक्त में अगर ये चुनौती मिलेगी तो उस चुनौती की काट खोजना होगी। तो आज डिफेंस टॉक में मेरे साथ इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।